हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1, इस चैप्टर में आपका एक ही एक्सरसाइज है बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए ध्यान से। देख रखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या देखा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अगर आप यस लिखेंगे तो उसका रीजन बताएंगे, अगर आप नो लिखेंगे तो उसका भी रीजन लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है क्वेश्चन, वो दे रखा है, क्या दे रखा है, पढ़िए ध्यान से। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, क्या है बेटा, हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, मान लेते हैं एक ये सिंगल पॉइंट है। तो इसमें बोल रखा है कि आप सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं। ये देखिए, एक ही लाइन पास कर सकते हैं। क्या आप एक सिंगल लाइन से एक ही लाइन पास कर सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बेटा, आंसर में लिखेंगे इसका आंसर, देखिए मैं बता रहा हूं आपका, इसका आंसर लिखेंगे आप फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब रीजन भी लिखना है ना उसका, तो रीजन में क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। रीजन में आप लिखेंगे, इफ वी मार्क अ पॉइंट ओ, आपने पॉइंट मान लिया ओ, पॉइंट ओ ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ अ पेपर। ठीक है, पेपर के सरफेस आपने क्या मान लिया, पॉइंट ओ मान लिया। यूजिंग पेंसिल एंड स्केल वी कैन ड्रॉ infinite number of straight lines passing through O। मतलब अगर आपने पॉइंट ए माना है तो आप उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। कितने बच्चे? इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखा गया ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब आप इसके अंदर देखिए, मैं यहाँ दूसरे कलर से बना रहा हूँ, इसके ऊपर आप कितने भी लाइन पास कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन। जैसे एक ये देखो पास हो गई, ठीक है, एक हमने यहाँ से पास कर दी, सॉरी ये आपको इसी सेंटर से होते हुए बनाना है, ठीक है। आपने एक ये पास कर दी यहाँ से, ठीक है, आप एक यहाँ पे ऐसे पास कर दिए। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग बेटा एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर होगा बेटा फॉल्स। फॉल्स का रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि अगर आपने पॉइंट ओ मान लिया, किसी सरफेस पे ये पॉइंट ओ मान लिया, ठीक है, तो उससे आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी एक और पॉइंट मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ भी अगर आप करेंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ये देखिए, देख रहे हैं आपको, देखिए यहाँ भी अगर आप मान लेंगे ना, तो देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो गई यहाँ भी। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंदर इसका सेकंड पार्ट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब होता है बेटा अगल बगल में, आप कह सकते हो। तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पहले बना लीजिए। देखिए, एक ये बन गया पॉइंट और एक पॉइंट आपका ये बन गया। इस पॉइंट को आपने मान लिया P और इसको मान लिया आपने Q। क्या मान लिया? Q। तो इस पे पूछा है देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है जो दोनों पॉइंट को टच करे? चलिए हम पहले पर टच करा के देखते हैं इसको। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हमारा ना ये कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये लाइन बन गई P और ये बन गई हमारे पास Q। अब मैं अगर बात करूंगा तो P और Q पे क्या हो रही है बेटा? इनफाइनाइट तो नहीं है, आपका एक ही लाइन पास हो रही है, तो इसका आंसर होगा बेटा फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। अब इसका रीजन क्या है, देखिए रीजन भी हम पढ़ लेते हैं इसका। रीजन है, देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर
देयर आर मैनी स्ट्रेट लाइंस। इस फिगर में आपको बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस दिखेंगी। दिखेंगी का मतलब, और दिखा देता हूँ, कोई नहीं। देखिए, एक ये रही, एक ये रही, है ना, ये लाइन है ना, ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, और एक ये रही। इनफाइनाइट मतलब इधर भी और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इनफाइनाइट जितने भी चाहें बना सकते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। देखो, एक ये हो गई, फिर यहाँ से आपने बनाया, ये हो गई। तो आपको इस पर बहुत सारी स्ट्रेट लाइन पास होते हुए दिख रही है ना। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू Q, but there is one and only one line which is passing। यहाँ पर सिर्फ आपकी एक ही लाइन है, एक और सिर्फ एक लाइन है जो पास हो रही है, विच पासिंग थ्रू पॉइंट P एज वेल एज पॉइंट Q। पॉइंट P और Q से आपको यहाँ पर एक ही लाइन दिख रही है। वैसे तो अगर देखा जाए तो पॉइंट P पर भी देखो बहुत सारी लाइनें दिख रही है, Q पर भी दिख रही है, लेकिन P और Q से पास होने वाली सिर्फ आपकी एक ही लाइन है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस दिया है, इसलिए हमने आंसर क्या लिखा है, इसका फॉल्स लिखा है। क्या लिखा है हमने, फॉल्स लिखा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ, इसका पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आप इसमें अपना थर्ड पार्ट देखिए, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, क्या आप यहाँ पर टर्मिनेटेड लाइन यानी कि बहुत सारी लाइन पास हो सकती है इससे, मतलब बहुत सारी लाइन। देखिए, यहाँ पर जो पोस्टुलेट्स थे ना, यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट दिए गए थे। इस अब टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब देखिए, सुनिए, जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इसका टर्मिनेशन इसका यहाँ से निकली है। अब ये बोल रहा है कि जो टर्मिनेटेड लाइन है ये क्या इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, क्या दोनों साइड ये बढ़ सकती है, क्या ये आपकी दोनों साइड बढ़ सकती है। तो इसमें कह रहा है जैसे लाइन ये बढ़ रही है, यहाँ पर ये लाइन अगर यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से स्टार्ट है, ये ऐसे बढ़ रही है, यहीं से स्टार्ट हुई है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो ये बोल रहा है कि जो टर्मिनेटेड लाइन है जो निकल चुकी है कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइट। अब टर्मिनेटेड लाइन की बात कर रहा है ना बेटा, तो ये हमने लाइन बनाया, तो ऑन बोथ साइड के दोनों साइड प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ट्रू। इसका आंसर क्या होगा बेटा, ट्रू। लिख दिया हमने ट्रू। अब इसका रीजन सुनिए, रीजन इसका है the postulate 2 says that a terminated line can be produced। पोस्टुलेट कहता है कि टर्मिनेटेड लाइन जो है कैन प्रोड्यूस्ड indefinitely on both side। जो टर्मिनेटेड लाइन है उससे आप बहुत मतलब आप इनडेफिनिट लाइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसको पढ़ लीजिए बेटा। फोर्थ कह रहा है इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। क्या दोनों सर्कल इक्वल है तो क्या उनके रेडियस भी इक्वल होंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू। क्या रीजन क्या होता है बेटा, इसका रीजन है, देखिए रीजन में लिख देता हूं यहाँ पर, आप रीजन लिखिए। रीजन में आप लिखिए सुपरइम्पोजिंग द रीजन ऑफ one circle to the other
we find them coinciding, so their centers and boundaries coincide. Coincide. Thus, their thus their radii is equal. Thus their radii is equal. देखिए इसमें दे रखा है सुपर इम्पोजिंग द रीजन ऑफ वन सर्कल टू द अदर। एक सर्कल दूसरे को क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। वी फाइंड देम कोइंसाइडिंग टू द सेंटर्स एंड बाउंड्री। देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक सर्कल है, मान लेते हैं ये हमारे क्या है, एक सर्कल है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों सर्कल क्या है, इफ टू सर्कल आर इक्वल, दोनों सर्कल इक्वल है। तो दोनों सर्कल इक्वल है तो देखिए मान लीजिए मैंने एक सर्कल ये बनाया और इसी के ऊपर एकदम सेम साइज का सर्कल, सेम साइज का सर्कल मैंने इसके ऊपर, इसको देखिए मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं, समझ जाना। सेम साइज का मैंने सर्कल यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ढक दिया। क्या कर दिया, इसको मैंने ढक दिया, है ना। टू द सेंटर वी फाइंड देम कोइंसाइडिंग टू देयर सेंटर्स एंड बाउंड्रीज कोइंसाइड। अब इसका जो सेंटर है, सेंटर ओ है, ये इसकी पूरी बाउंड्री है, इसका सेंटर और इसका जो बाउंड्रीज है एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों के दस देयर रेडियाई इज इक्वल। ठीक है, तब दोनों के क्या हो जाएंगे, रेडियाई क्या है बेटा, इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे कैसे हैं बेटा, सेम साइज के सर्कल है और एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, और जो सेंटर है वो भी एक दूसरे के ऊपर को इंसाइड कर रही है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ पार्ट पे चलिए, क्या लिखा हुआ है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। जो ए बी है यानी कि ये वाला जो है ए बी आपका जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। और जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। तो आप बताइए जो ए बी है और जो एक्स वाई है, क्या वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बिल्कुल होंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे ट्रू। आंसर में लिखेंगे ट्रू। अब ट्रू होने का रीजन क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए रीजन, अब देखिए ट्रू होने का रीजन क्या लिखना है बेटा, देखिए अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड्स axiom thing which are equal to the same thing are equal to one another, equal to one another। देखिए जो यूक्लिड्स का एक्सियम था वो ये कहता था कि विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें जो एक दूसरे से इक्वल है, अगर उनकी कंपैरिजन हम तीसरे से कर दें और उस तीसरे को भी उसके इक्वल दिखा दें, तो पहले वाली और तीसरी वाली चीजें आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। Give a definition for each of the following. There are other terms that need to define first. What are they and how might we define them? ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है। क्या करना है आपको, डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको ये तो देखो लिखना ही लिखना है, आपको डिफाइन तो करना है। क्या पूछा, आर देयर अदर टर्म्स, क्या इनको डिफाइन करने के लिए अदर टर्म्स हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस, यस वी नीड टू have an idea about the terms like point, line, ray, angle, plane, circle and quadrilateral, circle and quadrilateral, etc. before
डिफाइनिंग द रिक्वायर्ड टर्म्स। इसका मतलब क्या है? यस, वी नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द टर्म्स। हमें इसके आइडिया के बारे में पता है, जैसे पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, एंगल है, रे, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल एक्सेट्रा। बिफोर डिफाइनिंग द रिक्वायर्ड टर्म्स, इन सारे टर्म्स को डिफाइन करने से पहले हम उसकी भी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। अब उसकी डेफिनेशन में एक एक करके दूंगा। सबसे पहला किसका है बेटा आपका? सबसे पहला है आपका पैरेलल लाइन। सबसे पहले किसका है बेटा? पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसका डिफाइन कैसे करूंगा मैं? देखो, टू लाइंस L and M in a plane are said to be parallel। पैरेलल कहेंगे तब कहेंगे if they have no common point and we write them L parallel to M। L parallel to M। ठीक है, पैरेलल लाइन हम तब कहेंगे जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। ठीक है, कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो उसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे देखो, पहले वाले पार्ट के लिए मैं बना रहा हूँ पैरेलल लाइन। ये हो गया, इसको हमने मान लिया L, और हमने यहाँ पर एक और बनाया, इसको हमने कह दिया M। क्या कह दिया इसको? M। इसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे बेटा पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। फिर सेकंड देखो क्या पूछा है इसमें, पैरेलल लाइंस का तो हो गया। सेकंड पूछा आपका परपेंडिकुलर लाइंस। क्या पूछा बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर तो पता ही होगा आपको, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अच्छे से एक बार, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या है बेटा इसमें? देखिए, टू लाइंस P and Q lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle and we write them as P perpendicular to Q। अब देखो, परपेंडिकुलर लाइन हम कब कहेंगे? जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर क्या हो बेटा? खड़ी हो। किस पर हो? राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे। देखो ये जैसे ये दिख रहा है आपको, ये देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर छोटू सा डायग्राम बना रहा हूँ, समझ जाना। ये देखो, मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट Q है। अगर इन दोनों के बीच में आपको 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, एक ही प्लेन में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है, देखो थर्ड नंबर पे आपका आता है बेटा लाइन सेगमेंट। थर्ड नंबर पे आपको क्या आता है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, लाइन सेगमेंट तो पता ही है ना, फिगर देखो ये होता है लाइन सेगमेंट का। ये हो गया और एक ये हो गया, दो एंड पॉइंट्स हो गए। ये मान लेते हैं ये आपका ए है और ये बी है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? ए बी बनाएंगे और इसके ऊपर ये बना देंगे। अब देखो उसका बेसिक सा डेफिनेशन, अ लाइन सेगमेंट is a part of line and having a definite length। मतलब इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है बेटा? फिक्स होती है, क्योंकि दो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसलिए इसका लेंथ क्या होगा? फिक्स होगा। हैविंग अ डेफिनेट लेंथ, इट हैज two end points in the
figure, a line segment is shown having endpoints A and B। ठीक है, A एंड B। अब यहाँ पे ए बी की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट की है, बेसिक से डेफिनेशन बता दी है। ठीक है, समझ में आ गया लाइन सेगमेंट का होता है, इसकी दो एंड पॉइंट्स होती हैं। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ क्या दे रखा है बेटा हमारा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, जैसे देखो ये सेंटर है और ये क्या हुआ है हमारा एक सर्कल है, तो सर्कल सेंटर से सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, क्या लिखना है इसके अंदर डेफिनेशन। द डिस्टेंस फ्रॉम द center, the distance from the center to a point on the circle is called radius of the circle, is called the radius of the सर्कल। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, जो सेंटर में होता है। इन द फिगर, जो हमने फिगर बनाया है, इन द फिगर P इज द सेंटर, P इज द सेंटर एंड Q इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, then PQ is रेडियस। तो PQ क्या होगा आपका, रेडियस होगा। PQ क्या होगा बेटा आपका, रेडियस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, इसका अगला ही पार्ट है। देखिए क्या क्या हो गया आपका लाइन सेगमेंट हो गया, रेडियस हो गया, लास्ट क्या बचा आपका, स्क्वायर बचा है। क्या बच रहा है, स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बचपन से ही स्क्वायर देख के आ रहे हो। ठीक है, स्क्वायर देख के आ रहा हूँ, बचपन से ही तो पता होगा। स्क्वायर क्या होता है, देखिए क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइडें होती हैं और 4 एंगल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल। चारों एंगल कैसे हो, राइट एंगल हो, एंड ऑल 4 sides are equal, all 4 sides are equal is called square, गिवन फिगर। अब यहाँ पे फिगर बनाऊंगा मैं तुम्हें, गिवन फिगर PQRS इज अ स्क्वायर, PQRS इज अ स्क्वायर। देखो ये आपका P है, ये Q है, ये R है और ये आपका S है। चारों एंगल इक्वल हो, चारों एंगल इक्वल का मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा और उतना ये होगा। और चारों साइड इक्वल हो, यानी कि ये साइड, इसका मतलब है कि जो PS है वो SR के बराबर है और SR RQ के बराबर है और RQ जो है वो PQ के बराबर है। ठीक है, और एंगल, सारे एंगल भी आपस में इक्वल है, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल R इक्वल टू एंगल S। चारों एंगल कितने हैं बेटा, 90 डिग्री होंगे। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है बेटा, स्क्वायर के लिए होती है। ये साइड भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल आपका इसलिए है बेटा, क्वाड्रिलेटरल का टाइप इसलिए है क्योंकि इसके अंदर किसकी बात हो रही है, 4 साइड्स की बात हो रही है। किसकी हो रही है, 4 साइड्स की बात हो रही है, इसलिए क्या है बेटा आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इसको पहले हम रीड करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 2 पोस्टुलेट दिए हुए, ये आपका पोस्टुलेट नंबर 1 है और ये आपका पोस्टुलेट नंबर 2 है। इनको रीड करना है और फिर क्या करना है,
इस पे हम क्या, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इसमें किसी भी तरीके का अनडिफाइंड टर्म्स हैं? आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसीडर्ड है, क्या ये फॉलो करते हैं यूक्लिड्स पोस्टुलेट को? एक्सप्लेन करना है। क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखिए पहला आपको क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहला आपको दे रखा है इसमें, given any two distinct points, given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is between A and C। इसमें आपको बताना है कि जैसे आपका कोई दो पॉइंट है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं A और B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C, क्या दोनों के बीच में आपने थर्ड पॉइंट C को बना दिया, क्या ये आपका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? मतलब अगर आपने यहाँ पर देखे, यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, पहले वाले का सॉल्यूशन देखिए, क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बताना है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बेटा? इसका आंसर आप लिखेंगे यस, ये होगा हमारा these postulates contains any undefined terms such as point and line, also point and line, also these postulates are consistent, these postulates are consistent, ठीक है, because they deal with two different situation as दो डिफरेंट सिचुएशंस है। कौन कौन सी है बेटा? सबसे पहले, अब ये कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नंबर फर्स्ट के लिए, आप पहले के लिए लिख रहे हैं, नंबर वन के लिए, say that given point A and B, there is a point C lying on the line in between them, ठीक है, इन them। बात समझ में आ रहा है? यानी कि आप ए और बी पॉइंट के अंदर पॉइंट सी को आप ला सकते हैं, ठीक है, लाइंग बिटवीन देम आप ला सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसमें सेकंड पार्ट के लिए हम देखेंगे, यानी कि ये लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स देयर आर नॉट अ सेम लाइन, क्या ये सही है या नहीं है? इसके लिए हम लोग अगले स्लाइड पर अपने देखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे इसमें सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर नो, ये सेकंड वाले के लिए बेटा नो, these postulates do not follow from यूक्लिड्स postulates, ये यूक्लिड postulates को फॉलो नहीं करेंगे, दोनों की बात हो रही है। however they follow from the axiom, given two distinct points
देयर इज अ यूनिक लाइन दैट passes through them passes through them। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपका पॉइंट सी लाई कर रहा है। ए और बी के बीच में पॉइंट सी आपका क्या कर रहा है बेटा, लाई कर रहा है। सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए सी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, बी सी के इक्वल है। प्रूफ करना है कि ए सी जो है, जो ए सी है बेटा वो ए बी का क्या है, हाफ है। ठीक है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। हमें फिगर बना के इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए देखिए बनाते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फिगर बनाएंगे। देखिए ये बनाया मैंने ए, ये मैंने बनाया बी। अब सी क्या कर रहा है, इसके बीच में आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट सी इसके बीच में लाई कर रहा है, मैंने बनाया। अच्छा, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए सी इक्वल्स टू बी सी। ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये हमारा क्या दे रखा है बेटा, गिवन दे रखा हुआ है। ए सी क्या दे रखा है, बी सी के बराबर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं। मतलब अगर ए सी बी सी के बराबर है तो ए सी और ए सी को प्लस करके हम अलग अलग दे सकते हैं ना। क्यों हो सकता है ऐसा, यहाँ लिख देते हैं कारण। इफ इक्वल एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। ठीक है, जब इक्वल को आप इक्वल में ऐड करते हैं तो जो होल आता है, होल मतलब जो आपका कंप्लीटली होता है, वो भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ठीक है, या और 2 ऑफ ए सी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि ए सी प्लस बी सी के बराबर आपने, इनके सम के बराबर क्या है बेटा, ए बी हमारा पूरा हो जाएगा। और ए सी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी। ए सी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी। देखिए ये हमारी प्रूविंग हो गई है बहुत आराम से, कुछ नहीं था बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखिए सबसे पहले तो देखिए मैंने हर बनाया है, देखिए ए बी हमने एक लाइन बनाया, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट के बीच में हमने एक पॉइंट बनाया सी, ये हमने पॉइंट बनाया सी। ठीक है, और दे रखा है ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ये हमें दे रखा है, लिख दिया। फिर ए सी और ए सी को जब जोड़ा, आपने ए सी को और ए सी को प्लस कर दिया 2 बार, तो बी सी और ए सी के सम के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक एक्सियम था, इफ इक्वल एडेड टू इक्वल्स। अगर आप इक्वल को इक्वल से ऐड करते हो, जैसे मानो यहाँ पर आपका ए सी था और यहाँ पर आपका बी सी था, ठीक है ना बेटा, तो इसमें क्या है, हमने दोनों तरफ ए सी को ऐड कर दिया। ये देखो यहाँ भी ए सी ऐड कर दिया और यहाँ भी ए सी ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर क्या आया बेटा, 2ac आया, और bc और ac को ऐड करके ab आया। तो यहाँ से 2 रिमूव हुआ तो देखो डिवाइड में 1/2 ऑफ ab आपका आ गया। यही तो आपको प्रूफ करना था बच्चों, है ना। काफी आसान क्वेश्चन था हमारा, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर आपके पास बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। धमाकेदार शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कौन सा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आप ध्यान दीजिए कैसे होगा। सबसे पहले इसमें देखिए, in a given question 4 point C is called a midpoint of the line segment। ठीक है, prove that every line segment has had only one midpoint। आपको बताना है कि जो होता है हर लाइन के बीच में, जो होता है लाइन सेगमेंट के बीच में होता है, वो एक मिड पॉइंट होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, ठीक है, लेट द गिवन लाइन AB is having two midpoints C and B। हमने मान लिया कि जो AB है, मतलब जो AB हमारी लाइन है, ये देखो मैं यहाँ बना देता हूँ। हमने मान लिया कि जी हमारे पास लाइन सेगमेंट है AB,
इसकी दो मिड पॉइंट से, एक सी है और एक हमारा डी है। सी और डी हमारे दो मिड पॉइंट से हमने मान लिया, ठीक है। अब ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये तो हम लोग जानते हैं, ये हमने इक्वेशन नंबर, अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। एंड ए डी इक्वल्स टू सर्वर की लग रहा थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। ए डी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ए सी जो है वो ए बी का हाफ हो गया, और जो ए डी हो गया वो किसका हाफ हो गया, वो भी आपका ए बी का हाफ हो गया, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा वी हैव ए डी माइनस ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा आपका, ए डी माइनस ए सी, ए डी माइनस ए सी इक्वल्स टू, ये दोनों कट गए, क्या आया, 0 आया, क्या आया आपका, 0 आया। और ए डी इक्वल्स टू ए सी, ये भी कहा जा सकता है ना, 0 आ गया, और ए डी इक्वल्स टू ए सी भी कहा जा सकता है आपका, ठीक है। therefore C and D coincide, ठीक है। C और D coincide है, इसका मतलब देखिए, पहले आपने ये लिखा, उसके बाद आपको ये लिखना है, और उसके बाद एक लास्ट कंक्लूजन है हमारा। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, उसके लिए लास्ट हमारा कंक्लूजन है 2 लाइन का, लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 every line segment has one and only one मिड पॉइंट, यानी कि कोई भी लाइन सेगमेंट होगी उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट के 2 मिड पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं बेटा। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एडी और एसी ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएंगे। अब कोइंसाइड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो सी और डी है आपस में ये कोइंसाइड हो गए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर 6 हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट मैं थोड़ा दोबारा बताना चाहता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में था हमारा AC जो है वो BD के इक्वल दे रखा था। मतलब यहाँ पर आपका जो A था, जैसे ये पूरा बना हुआ है, यहाँ पर A लिखा है और यहाँ पे D है, यहाँ पे आपका C है और यहाँ पर क्या है बेटा आपका B है। तो क्वेश्चन में दिया था कि जो ये AC है और ये जो BD है, ये AC और BD आपस में क्या था बेटा, इक्वल दे रखा था। ये देखिए हमने लिखा है गिवन। उसके बाद AB, और अब जो AC है, ये AC के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखिए AC के अंदर आपका AB वाला भी है पार्ट और ये BC वाला भी है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने AB प्लस BC। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा बेटा, BD गिवन था, तो BD के अंदर देखिए क्या क्या पॉइंट्स है, एक तो ये वाला BC है और CD है, लिख दिया। अब हमने क्या किया बेटा, हमने दोनों में से, मतलब जो दोनों दे रखे हैं इनमें से हमने क्या कर दिया बेटा, BC को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए AB प्लस BC माइनस BC यहाँ भी और माइनस BC यहाँ भी, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे क्या आया बेटा, AB और CD इक्वल आ गया, यही हमको चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने कंक्लूजन क्या लिखा है बेटा, व्हेन इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल रिमाइंडर आर इक्वल। याद आ रहा है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, देखिए यहाँ भी लिखा है ना मैंने, कि जब हम इक्वल ऐड करते हैं, इक्वल जब हम लोग ऐड करते हैं, देखिए लिखा है ना, इफ इक्वल इज एडेड टू होल आर इक्वल। जब इक्वल को हम इक्वल से ऐड करते हैं तो जो हमारा आता है पूरा वो क्या आता है, इक्वल आता है। तो ऐसे ही जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल को इक्वल से, तो हमारे क्या आता है बेटा, इक्वल ही आता है। उम्मीद है आपके क्वेश्चन नंबर जो था 6 आपका, ये समझ में आपको अच्छे से आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट कर ले, और कमेंट करके अपने डाउट्स को पूछ सकता है, ठीक है। वरना ये इजी चैप्टर है, इसमें इतना कोई टफ नहीं है, बट किसी को ना आए समझ में वो भी पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, y इज एक्सियम 5। एक्सियम 5 जो है
उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है, क्या कारण है? तो उसका कारण है एज स्टेटमेंट इज ट्रू इन all the situation in all the situations, ये सारे सिचुएशन में फिट बैठ जाता है। हेंस इट इज कंसीडर्ड एज, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जो एक्सियम 5 था, एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।